साथियों, मैं विजय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक बहुसंस्कृतिवाद लेकर। थ्योरी का ये जो टॉपिक है बहुसंस्कृतिवाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बार यहाँ से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये नोट्स और मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि इसके बाद आपको किसी दूसरे लेक्चर की आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे नोट्स की आवश्यकता ना पड़े और आपको बुक्स की भी आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, आप लोग बड़े ध्यान से इसको पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और शुरू करते हैं साथियों लेक्चर। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है साथियों कि अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप क्या करना कि इसको लाइक शेयर जरूर करना साथियों, ठीक है ना। क्या इसको लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है आप लोगों को इसको सब जो भी नए यूट्यूबर है, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा। बहुसंस्कृतिवाद, तो बहुसंस्कृतिवाद है, मल्टीकल्चरलिज्म है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? ये बहुसंस्कृतिवाद पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना। किससे? पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जुड़ा हुआ एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है ना। मतलब राजनीतिक मुद्दा है ये और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ। जैसे आपकी पहचान है, मेरी पहचान है, ठीक है ना। हमारी पहचान कैसे होती है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति से, हमारी भाषा से, हमारी बोली से, हमारे रहन सहन से, हमारी परंपरा से, रीति रिवाज, इन सारी चीजों से होती है, ठीक है ना। तो क्या है? ये पहचान से जुड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है और इसमें प्रत्येक संस्कृति और समूह की विशिष्ट पहचान, ठीक है ना। कोई हर एक आदमी, ठीक है ना, इन्हीं सब चीजों की वजह से एक दूसरे से मतलब अलग समुदाय या अलग संस्कृति का हो जाता है, ठीक है ना। कि उसके कुछ रीति रिवाज हो सकते हैं, कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, भाषा, साहित्य इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके आधार पे कि हम अलग होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? ये पहचान हमारी पहचान के बारे में है, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद भाषाई, धार्मिक, जातीय, प्रवासियों, अल्पसंख्यों, आश्रितों, मूल निवासियों, समलैंगिकों आदि की पहचान, ठीक है ना। ये जब भी बात करेगा तो किसकी करेगा साथियों? ये आपकी इसकी बात करेगा, पहचान की बात करेगा, पहचान की राजनीति का ये वो बात करता है, ठीक है ना। पहचान की राजनीति, ठीक है। और स्वायत्तता का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? पहचान व स्वायत्तता का समर्थन करता है तथा उनके लिए समान अधिकार, विशिष्ट अधिकार, गरिमा व पहचान की मांग करता है। कौन करता है? बहुसंस्कृतिवाद। ये क्या कहता है कि भाई देखो, भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे, जातीय, प्रवासीय, अल्पसंख्यक हैं, आश्रित हैं, मूल निवासी हैं, समलैंगिक हैं, ये सब लोग मतलब हमारे जैसे किसी भी देश के अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। और भाई इनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, उस पहचान को खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्या उस पहचान को खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उनके लिए एक समान अधिकार और आवश्यकता पड़े तो विशिष्ट अधिकार। अगर कोई ऐसा है कि जिसे विशिष्ट अधिकारों की जरूरत है तो विशिष्ट अधिकार दिया जाना चाहिए और गरिमा और पहचान की ये मांग करता है, ठीक है साथियों। कुछ नहीं है, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुसंस्कृतिवाद, बहुमत, बहुसंख्यकवाद, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ जैसे समाज में अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो कम जनसंख्या वाले, जिनकी संख्या कम होती है, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर दबाव बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारी संख्या ज्यादा है तो हम अपनी बातें कम जनसंख्या वालों से मनवा लेंगे, ठीक है ना। इसी को बहुमत की दादागिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमत की दादागिरी, कि भाई हमारी बहुमत है और हम दादागिरी करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये इसका विरोध करता है। बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है? बहुसंख्यकवाद और बहुमत की दादागिरी का विरोध करता है, ठीक है। क्या करता है साथियों? विरोध करता है। तथा समुदायवाद और उत्तर आधुनिकतावाद से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? उत्तर आधुनिकतावाद से। अगर आप लोगों ने मेरा अगर उत्तर आधुनिकता
बहुसंस्कृतिवाद का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कि कैसे ये समुदायवाद और उत्तराधिकारवाद से जुड़ा हुआ है। बहुसंस्कृतिवाद मूलतः समूह आधारित अवधारणा है, मतलब ये समूह के ऊपर बल देती है, ठीक है ना, पूरा समूह पे। बहुसंस्कृति मतलब एक संस्कृति के लोग, ठीक है ना, तो उनके उनके उन, उन, उनके उन पर उन समूहों पे आधारित है, जो सामाजिक विविधता मतलब सामाजिक रूप का समर्थन करती है। मतलब कि भाई हर एक हर एक समूह है उसकी अपनी अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाज, अलग परंपरा है। तो क्या होता है, ये उनका समर्थन करता है कि भाई हमें किसी की भी संस्कृति, है ना, जो अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी विविधता है, हमें उनको समाप्त नहीं करना है, हमें उनको स्वायत्तता देना है, उनकी पहचान को बनाए रखनी है। और उनका क्या हो कि भाई उनको उनको अगर जरूरत पड़े तो अधिकार, समान अधिकार देने हैं, और जरूरत पड़े तो विशेष अधिकार भी देने हैं, ठीक है ना। इनका मुख्य आधार एकता के भीतर विविधता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अब जैसे कि भाई राष्ट्रवाद क्या करता है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद है ना, वो क्या करता है, वो विविधता को खत्म करता है। वो क्या करता है, विविधता को खत्म कर देता है। विविधता को खत्म करके एक राष्ट्र का निर्माण कर देता है, एक राष्ट्र का निर्माण करता है, ठीक है ना। क्या करता है, ये राष्ट्रवाद करता है, ठीक है ना, कि विविधता खत्म कर देगा और वो एक बना देगा, ठीक है ना। जैसे कि हम भारत के अंदर कई धर्म के लोग हैं, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जातियों में बटे हुए। क्षेत्रवाद के हिसाब से भी हम अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्रवाद क्या करता है, हम सबको भारतीय बना देता है। लेकिन बहुसंस्कृतिवाद जो क्या है, वो एकता के भीतर विविधता, कि हम भारतीय तो हैं लेकिन हमारी सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, कोई क्या बोलते हैं पूरब साइड का है तो पूर्बिया है, कोई पहाड़ों का है तो पहाड़ी है। तो ऐसे करके अलग अलग पहचान स्थापित कर देता है। कोई राजस्थानी है, कोई मराठी है ना, कोई तेलुगु है ना, कोई तो ऐसे करके क्या करता है कि ये एकता के भीतर विविधता का समर्थन करता है, ठीक है ना, ना कि विविधता में एकता, ठीक है ना। विविधता में एकता का समर्थन राष्ट्र करता है, ठीक है ना दोस्तों। कौन करता है, राष्ट्र करता है। ये सांस्कृतिक विविधता व राष्ट्रीय एकता को मिलाना चाहता है, ठीक है ना। क्या चाहता है, जो सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता को मिलाना चाहता है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी एकता के भीतर विविधता चाहता है। ऐसा नहीं कि एकता को बिल्कुल ही खत्म करता हो या राष्ट्रीयता को खत्म करता हो, नहीं। ये राष्ट्रीय एकता तो चाहता है कि भाई राष्ट्रीय तौर पे हम एक हैं, लेकिन हम फिर भी हमारी एक अलग पहचान है, हमारी अपनी एक अलग संस्कृति है, हमारी अलग परंपरा है, और उसको क्या मिलना चाहिए, उसको हमें हमें इसी वजह से क्या हम होनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और हमें अलग पहचान मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक समूहों की मान्यता व आत्मसम्मान के अधिकार का कट्टर समर्थक है, ठीक है ना। तो बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक समूहों की मान्यता की बात करता है, और आत्मसम्मान की, भाई वो जो सांस्कृतिक समूह है उनके आत्मसम्मान के अधिकार का ये समर्थन करता है। और ये अवधारणा कब आई, 1960 के दशक में प्रारंभ हुई, जो 1980-90 के दशक में अपने पूरे उत्कर्ष पे थी, ठीक है ना साथियों। बहुत सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या है ये चीज, ठीक है ना। क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। 8 अक्टूबर 1971 को कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री द्वारा इस नीति को मूलभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया गया कि द्विभाषीय ढांचे के तहत बहुसंस्कृतिवाद की नीति समय कनाडा वासियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता आश्वस्त करने में सबसे ज्यादा उपयुक्त उपायों के रूप में सरकार को संस्तुति करती है, ठीक है ना। ऐसी नीति भेदभावपूर्ण मनोवृत्ति और सांस्कृतिक द्वेष भावना, ठीक है ना, जो होती है ना एक दूसरे के इस संस्कृति के खिलाफ, समूहों के खिलाफ देश भावना होती है, उसको समाप्त करने में सहायक होगी। मतलब अगर आप ऐसा ऐसी उसका निर्माण करते हैं, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं कि जिसमें अलग अलग कई सारे मतलब कई सारी संस्कृतियां होंगी और सबको मान्यता होगी, तो क्या होगा कि लोगों के बीच में जो सांस्कृतिक देश भावना है ना वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी की संस्कृति के खिलाफ देश भावना रखेगा, ईर्षा रखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अतः कनाडा बहुसंस्कृतिवाद अधिनियम 1988 ने कानून में निहित नीतियों और प्रथाओं को समाहित कर
बहुसंस्कृतिवाद को ज्यादा मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल है, अगर आपको याद रख लेना। बहुसंस्कृतिवाद पर ज्यादा व्यापक नीति विवरण प्रस्तुत किया और 1951 में सरकार ने बहुसंस्कृतिवाद और नागरिकता का नया विभाग भी गठित किया। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया ने भी 1970 के दशक में खुद को औपचारिक रूप से बहुसांस्कृतिक देश घोषित कर दिया और 1990 के दशक तक आते आते बहुसंस्कृतिवाद एक राजनीतिक बहस का मुद्दा विषय बन गया। ठीक है ना, इसका कारण 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सीमा पारी आप्रवासन बढ़ा। ठीक है ना, ठीक है ना, 1990 के बाद जैसे शीत युद्ध समाप्त हो गया तो बहुत तेजी से अप्रवासन जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ा और भूमंडलीकरण भी अपने तेजी से फैला। तो इससे क्या हुआ कि भाई इससे इस तरह की समस्या अब सामने आने लगी। ठीक है ना, कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाने लगे और वहां के वो नागरिक बनने लगे। तो फिर इस तरह के मुद्दे आए, पहचान का मुद्दा आया। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी दूसरे देश से आया और वो हिंदुस्तान में बस गया तो उसे जबरदस्ती हिंदुस्तानी रीति रिवाज में ढालने की कोशिश की जाए। या कोई मुस्लिम है, कोई किसी यूरोप की कंट्री में चला जाता है और वहां पे वो रहने लगता है तो उस पर ऐसा दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप अपने देश की संस्कृति छोड़ के हमारे देश की संस्कृति अपनाइए। ठीक है ना, 2001 के बाद आतंक के मुद्दे ने भी जो प्रवासन के विषय को आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो ये सारा बैकग्राउंड था। ठीक है ना, 1980-90 के दशक में देखो अपने उत्कर्ष पे पहुंच जाता है ये, और फिर उसके बाद ये बहुत तेजी से आगे चलता है। एक मिनट जाओ, जरा एक सेकंड का टाइम दीजिए, जरा मैं एक तो अब ये बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है ना, मान्यता की राजनीति साथियों क्या है, मान्यता की राजनीति। तो एक बार मैं इसको आप लोगों को वैसे डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब एक लेक्चर वॉइस से ही आप समझ जाएंगे। ये क्या है कि भाई अल्पसंख्यक हास्याकृत समूहों की परंपराओं, विश्वासों, भाषा व साहित्य को दोनों दर्जे का समझा जाता है। ठीक है ना भाई, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद समेत आदमी का भार और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ने मान्यता की राजनीति को बहुत धक्का पहुंचाया। मतलब ये जो अल्पसंख्यक हैं और हास्याकृत समूह हैं की परंपराओं, विश्वासों, भाषाओं और साहित्यों का क्या समझा जाता है कि हीन समझा जाता है। ठीक है ना, होते हैं ना जैसे कि जो जनजातीय समूह होते हैं। ठीक है ना, हम तो शहर के पढ़े लिखे लोग उसको क्या कहते हैं, उनको हीन समझते हैं। उनको ना क्या समझते हैं कि भाई इनको तो ये तो सभ्य है ही नहीं है। ठीक है ना, ये असभ्य है, पढ़े लिखे नहीं है। तो उनकी जो संस्कृति, परंपरा, विश्वासों को क्या समझते हैं हम, हीन समझते हैं। ठीक है ना, और जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, सवित आदमी का भार और सांस्कृतिक उपनिवेशवादी ने मान्यता की राजनीति को बहुत धक्का पहुंचाया। मतलब उस समय इस तरह के जो लोग थे ना, आजादी के आसपास या 1947 से पहले आप देखोगे तो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और सवित आदमी का भार जो है ना, और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, इन्होंने क्या किया था कि जो ये समूह है, हाशियाकृत समूह, अल्पसंख्यक समूह, और तो उनको क्या हुआ कि उनकी जो मान्यता की राजनीति, जो उन्हें मान्यता देनी चाहिए, उन्हें उसको बहुत इन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है ना, उसको मान्यता देते ही नहीं थे। लेकिन भाई उत्तर जो क्या बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतों ने मान्यता की राजनीति को बढ़ावा दिया। ठीक है ना, कि भाई अब क्या करना है कि हमें इनको भी मान्यता देनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन्हें मान्यता नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी संस्कृति उच्च है और उनकी संस्कृति निम्न है। ठीक है ना, तो आप क्या है कि ये मान्यता की राजनीति, अब आपको हर एक संस्कृति को, हर एक समूह को क्या देनी है, इसमें बहुसंस्कृतिवाद क्या देता है, मान्यता देता है। हर संस्कृति संस्कृति समूह, ठीक है ना, समूह की परंपरा और रीति
रिवाज को मान्यता, ठीक है ना, हर एक रीति रिवाज को ये मान्यता मान्यता देता है, ठीक है ना साथियों, हर एक रीति रिवाज को, हर एक उसको ये मान्यता देता है, ठीक है ना। अब इसमें एक विचारक है एडवर्ड एडवर्ड सईद सईद, ठीक है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, मान्यता की राजनीति, पहले वाले को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एडवर्ड सईद जो है, ठीक है ना, तो ये क्या है, इनकी पुस्तक है ओरिएंटलिज्म, ठीक है ना, इनकी पुस्तक है ओरिएंटलिज्म। उन्होंने उत्तर औपनिवेशिक तर्कों पर बल दिया है, किस पे दिया है, उत्तर औपनिवेशिक वैशिक तर्कों पर बल दिया है, बल दिया है, ठीक है ना। शहीद ने पश्चिमी की, ये क्या करते हैं कि भाई यूरो केंद्रितता का ना विरोध करते हैं, क्या करते हैं, यूरो केंद्रीयता। क्या हुआ है कि दोस्तों कि भाई यूरोप जो है कि वो हर जगह जो अपना जो अपनी जो संस्कृति है, अपना जो रीति रिवाज है, यूरोप यूरोप क्या है, यूरोप केंद्रिता का मतलब समझा देता हूँ। यूरोप जो है, यूरोप के जो देश हैं, है ना, यूरोप के देश अपनी संस्कृति, ठीक है ना, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति संस्कृति रीति रिवाज रिवाज परंपरा परंपरा आदि संस्कृति आदि को क्या करते थे, ये पूरे विश्व पे, है ना, पूरे विश्व पे थोपते थे, विश्व पर थोपते थे, ठीक है ना, थोपते थे। और कहते थे कि वही क्या बोलते हैं कि हम जो हैं हम ही क्या बोलते हैं, हम ही सभ्य हैं, ठीक है, हम ही सभ्य हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहते थे कि हम ही सभ्य हैं, हमारी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा उच्च है और आप लोगों को इसे अपनाना है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, यूरो केंद्रिता कहते हैं, कि मतलब यूरोप की संस्कृति रीति रिवाज केंद्र में, ठीक है ना, बाकी सब पिछड़े हुए हैं, असभ्य हैं, ठीक है। और एक वर्ड है इसके अंदर, श्वेत आदमियों का भार, ठीक है ना, क्या होता है श्वेत आदमियों का भार, कि ये कहते हैं कि भाई हमें ईश्वर ने भेजा है और आप लोग क्या हो, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंडिया वाले, दक्षिण अफ्रीका वाले, लैटिन अमेरिका वाले, आप असभ्य लोग हो, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, ईश्वर ने हमें भेजा है कि हम आप लोगों को मार्गदर्शन कर सकें, ठीक है ना। और इसीलिए हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो खर्चा है ना, जो भी हमारा रहन सहन खाने पीने का जो खर्चा आ रहा है, हमारा जो भार है वो आप सहन करोगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम आप लोगों को सभ्य बना रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग असभ्य हो, ईश्वर ने हमें आपको सभ्य बनाने भेजा है, आप असभ्य लोग असभ्य हो, हम सभी लोगों को ईश्वर ने आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है, और इस वजह से हमारा सारा भार, हमारा सारा खर्चा आप उठाओगे, इसी को अश्वेत श्वेत आदमी का भार कहा जाता है, ठीक है। ठीक है साथियों, तो ये आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूरो केंद्रिता की बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ताकि इसमें थोड़ा सा और मुझे समझाना है आपको। तो उसके बाद क्या है कि भाई शहीद क्या कहते हैं, गणतंत्र अधिकारों की राजनीति पर, जो गणतंत्रवाद है ना, गणतंत्र, ये एडवर्ड शहीद कहते हैं गणतंत्रवाद वाद जो है किसके, अधिकारों की राजनीति, किसकी, अधिकारों की, अधिकारों की राजनीति की बात करता है, कि राजनीति की, राजनीति है ना, अधिकारों की राजनीति की बात करता है ना। गणतंत्र में क्या होता है, अधिकारों को महत्व दिया जाता है और सबको क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। और समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में पुनर्वितरण की राजनीति, है ना, पुनर्वितरण कहते हैं ना, पुनर्वितरण वितरण पुनर्वितरण की राजनीति की बात करता है, ठीक है ना, पुनर्वितरण की राजनीति की बात करता है, ठीक है ना, राजनीति।
क्या चाहता है मार्क्सवाद? यही तो चाहता है ना कि भाई सारे वर्ग समाप्त कर दिए जाएं, और क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं उत्पादन के साधनों पे क्या बोलते हैं सबका समान हो, समान अधिकार हो, सबको आवश्यकता अनुसार मिले। तो क्या करता है ये पुनर्वितरण की बात करता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ये करता है, ठीक है ना। और बहुसंस्कृतिवाद क्या कह रहा है भाई? बहुसंस्कृतिवाद, अब बहुसंस्कृतिवाद का देख लो। बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है? ये ये जो होता है बहुत सारी मान्यता की राजनीति की बात करता है। मान्यता, मान्यता की राजनीति। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनके तैयार हो जाता है कि भाई वो कह सकता है कि भाई निम्नलिखित का मिलान करो, या निम्नलिखित में से कौन सा सही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, गणतंत्रवाद अधिकारों की राजनीति की बात करेगा, समाजवाद पुनर्वितरण की राजनीति की बात करेगा, और बहुसंस्कृतिवाद क्या करेगा? मान्यता की राजनीति की बात करेगा, ठीक है ना। अब क्या है कि समाज में दो तरह के पद सोपान होते हैं, ठीक है ये, ठीक है ना। क्या होता है? दो तरह के पद सोपान होते हैं, पद सोपान। क्या होता है? ऊंच ऊंच नीच, है ना, हो गया ना। अमीर गरीब, अमीर गरीब, ठीक है ना। उसी तरह ठीक है। तो क्या हो गया? ये दो तरह के पद सोपान होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसी को इसको क्या कहेंगे? ऊंच नीच अमीर गरीब। ये क्या हो गया? ये आर्थिक पद सोपान है। क्या है? आर्थिक पद सोपान। आर्थिक, आर्थिक पद सोपान, ये तो हो गया आर्थिक। उसी तरह से क्या बोलते हैं इनका संबंध किससे होगा? इनका संबंध होगा पुनर्वितरण की राजनीति, पुनर पुनर्वितरण, पुनर्वितरण की राजनीति से, ठीक है ना। ठीक है। दो तरह के पद सोपान होते हैं, एक तो आर्थिक पद सोपान हो गया, और दूसरा कौन सा पद सोपान होगा दोस्तों? दूसरा होगा आपका हैसियत पद सोपान। हैसियत पद सोपान, ये क्या हो सकता है? गोरा काला, गोरा काला, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? महिला पुरुष, महिला पुरुष। और क्या हो सकता है साथियों? अप्रवासी और नागरिक, अप्रवासी, ठीक है ना, अप्रवासी, अप्रवासी और नागरिक, नागरिक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हैसियत पद सोपान है। क्या है ये दोस्तों? हैसियत पद सोपान है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बहुसंस्कृति से। किससे दोस्तों? बहुसंस्कृति से, बहुसंस्कृति, ठीक है ना, बहुसंस्कृति अर्थात मान्यता की राजनीति से दोस्तों। किससे है? मान्यता की राजनीति से है, ठीक है ना। नैन्सी नैन्सी फ्रेजर है ये जो विचार है ये नैन्सी फ्रेजर के हैं, ठीक है ना। किससे है? नैन्सी फ्रेजर के, नैन्सी नैन्सी फ्रेजर, ठीक है ना दोस्तों। नैन्सी फ्रेजर ये विचार देती हैं कि हमारे समाज में क्या बोलते हैं दो तरह के पद सोपान है। एक है आर्थिक पद सोपान सोपान जिसे ऊंच नीच अमीर गरीब, ठीक है। ये क्या है? ये पुनर्वितरण की राजनीति की बात करते हैं। और दूसरा है हैसियत सोपान, जैसे कि गोरा काला, महिला पुरुष, ठीक है ना, नागरिक अनागरिक, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं? ये आपका बहुसंस्कृत हैसियत पद सोपान में आ जाते हैं। और इसका संबंध बहुसंस्कृति से है, अर्थात मान्यता की राजनीति की, भाई इनको भी मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है ना साथियों। अब दूसरा है दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, या लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही वैसे इसका बना लेना, ठीक है ना, इसका एक बना लेना। संस्कृति और पहचान की राजनीति, ठीक है ना। क्या? संस्कृति और पहचान की राजनीति। तो संस्कृति और पहचान की राजनीति जो है ना, इसमें एक तो होता है एकल संस्कृति,
क्या होता है साथियों? एकल, एकल संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। ये जो है ना, मेरा ये पेन इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब क्या करें। संस्कृति, ठीक है ना, एकल संस्कृति। और दूसरी होती है आपकी गलन पात्र संस्कृति। क्या? गलन पात्र संस्कृति। और तीसरी होती है बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है ना, बहुसंस्कृतिवाद। तो ये तीन तरह की होती हैं संस्कृति और पहचान। संस्कृतियों का वर्गीकरण किया गया है, तीन प्रकार की संस्कृति होती है। एकल संस्कृति वो होती है वही कि जिसमें सिर्फ एक ही संस्कृति को मान्यता दी जाती है, ठीक है ना, एक संस्कृति को, एक संस्कृति को मान्यता दी जाती है। जैसे कि हिटलर का जर्मनी, क्या? हिटलर, हिटलर की जर्मनी, की जर्मनी, ठीक है ना। तो क्या है? सिर्फ इसको कहते हैं एकल संस्कृतिवाद। ये क्या कहते हैं भाई कि एक जाति, एक जाति, नस्ल, ठीक है, एक जाति, नस्ल, धर्म, धर्म के लोग श्रेष्ठ हैं, के लोग श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना, लोग श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। ये क्या कहता है भाई? ये एक संस्कृति के ऊपर बल देता, का समर्थन करता है। हिटलर की जर्मनी इसका उदाहरण है। और जैसे कि एक जाति, एक नस्ल, एक धर्म के लोगों को ये श्रेष्ठ मानती है, इसको कहते हैं एकल संस्कृति, ठीक है। जिस संस्कृतियों का वर्गीकरण है, ठीक है ना, क्या है? संस्कृतियों, संस्कृतियों, संस्कृतियों का वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण है ये। दूसरी है गलन पात्र संस्कृति, ठीक है ना। अब ये क्या है दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल से जैसे कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई लोग विभिन्न देशों से आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसमें किसी देश में विभिन्न देशों से लोग आते हैं और अपने देश की संस्कृति छोड़कर उस देश की संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? दूसरे देश के लोग, दूसरे दूसरे देश के लोग जिस देश में देश जिस देश में बसते हैं वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं, अपना लेते हैं, ठीक है ना, लेते हैं, अपना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यूएसए, ठीक है ना, यूएसए। अब यूएसए में क्या होता है कि अलग अलग संस्कृति, भाई हिंदुस्तान के भी लोग बसे हुए हैं, खुद हिंदुस्तान से अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग संप्रदाय वाले लोग बसे हुए हैं। पूरे विश्व से लोग वहां पे जाके बसते हैं और वहां की संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो इसको कहते हैं गलन पात्र संस्कृति। मतलब ऐसी संस्कृति जिसमें जाके बाकी सारी संस्कृतियां गल जाती हैं और गल मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होके वो वैसी बन जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अब जैसे बर्फ है, कोई बर्फ आप कहीं से लेके आओ, कहीं से लेके आओ, कोई कोई किसी कोई आइसक्रीम में, जैसे आइसक्रीम है, आप 10 तरह की आइसक्रीम लेके आओ और एक बॉक्स में रख दो, ठीक है, और कुछ समय बाद वो गल जाएगा और एक एक अलग बन जाएगा, बिल्कुल एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो उस तरह का हो जाएगा कि इसमें अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, लेकिन वहां की संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी की संस्कृति के हो जाते हैं। इसको कहते हैं ग्रंथ पात्र संस्कृति। और है बहुत, फिर सबसे आखिरी में आता है बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है ना। ये वसुधम कुटुंबकम, ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम,
सभी, ठीक है ना, तो पूरे विश्व को ही परिवार मानता है और सभी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व की बात करता है। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों कृतियों के अस्तित्व, ठीक है ना, अस्तित्व अस्तित्व की बात बात करता करता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग संस्कृतियों की बात करता है कि भाई कई सारी संस्कृतियां हैं, वो उनका समर्थन करता है। इसका उदाहरण भारत है, ठीक है ना। भारत में क्या है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है ना। बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां एक साथ रहते हैं। तो ये क्या है, बहुसंस्कृतिवाद, मतलब बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है। और सबको बराबर मान्यता है, ऐसा नहीं किसी को कम हो किसी को ज्यादा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये संस्कृति का वर्गीकरण हो गया, मतलब संस्कृति और पहचान की राजनीति का ये के अंदर ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आएगा अल्पसंख्यक अधिकार। क्या आएगा साथियों, अल्पसंख्यक अधिकार। अब जब भी अल्पसंख्यक अधिकारों की बात आए ना, तो विल क्लिमिका को याद रखना आप, ठीक है ना। ये देखो, ये तो फंसी है पहनी। विल क्लिमिका, ठीक है ना। अगर अगर विल क्लिमिका ने देख लिया ना कि मैंने उसका नाम वैसे इतने, मतलब इतनी गंदी राइटिंग में लिखा है ना, तो कसम से मेरे लिए बड़ी आफत हो जाएगी, ठीक है। तो विल क्लिमिका जो है अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करती हैं। क्या करती हैं, अल्पसंख्यक अधिकारों, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करती हैं। इनके साथ ये बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और क्या बताती हैं, तीन तरह के अल्पसंख्यक अधिकार बताती हैं। विल का तीन तरह के अल्पसंख्यक अधिकार बताती हैं। पहला क्या है, स्वशासन का अधिकार। स्वशासन स्वशासन का अधिकार। तो पहला स्वशासन का अधिकार, ये क्या कहती हैं कि भाई हर किसी को अपना स्वशासन करने का अधिकार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी को, हर जो भी अल्पसंख्यक है उनको भी स्वशासन का अधिकार है। दूसरा वो बताती है बहुल जातीय अधिकार। क्या, बहुल जातीय अधिकार, कि भाई जो बहुल जाति हैं उनको अधिकार होनी चाहिए, मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं, बहुत सारे जो जातियों के लोग हैं उनको भी अधिकार होने चाहिए। जैसे मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनने का, ठीक है ना, मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहन सकती हैं, मुस्लिम मुस्लिम स्त्री स्त्री बुर्का पहन सकती है, ठीक है। सरदार क्या है, कृपाण रख सकते हैं, कृपाण रख सकते हैं, तो ठीक है ना। या वो क्या बोलते हैं, हेलमेट ना पहनने की छूट, हेलमेट न पहनने की छूट, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुजातीय अधिकार की बात करती हैं। और प्रतिनिधित्व के अधिकार की बात, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ठीक है ना, अधिकार की ये बात करते हैं। क्या है, यूएसए में अश्वेतों को भी, जैसे ये क्या है एग्जाम्पल, यूएसए में अश्वेतों को, ठीक है ना, अश्वेतों को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। पहले नहीं था लेकिन ये उनको मिलना चाहिए। तो ये विल का जो है ये अल्पसंख्यक के अधिकारों को तीन भागों में बांटती है। स्वशासन का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों को भी स्वशासन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे उसके बाद दूसरा है, वो कहती है बहुल जातीय अधिकार, मतलब अलग अलग जाति के जो लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं,
उनको भी क्या होते हैं, वो अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि मुस्लिम लड़कियां हैं, वो बुर्का पहन सकती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं विशेष जगह पे या कहीं जाने पे बुर्का की मनाही हो, नहीं, ठीक है ना, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। सरदार जो है वो जब बाइक चलाएं तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते, क्योंकि उनके सर पे पगड़ी होती है। और जो वो कृपाण धारण कर सकते हैं, कि कोई उसे उन्हें मना ना करे कि भाई आप कृपाण क्यों लेके जा रहे हो, नहीं, क्योंकि ये उनकी उनकी संस्कृति का, उनकी परंपरा का, रीति रिवाज का एक हिस्सा बन गया है, ठीक है ना। बुर्का पहनना मुस्लिम की स्त्रियों की परंपरा, रीति रिवाज, धर्म का एक हिस्सा है। उसी तरह सरदार का कृपाण धारण करना, हेलमेट, पगड़ी बांधना, ये क्या है, उनकी परंपरा का हिस्सा है। तो आप उनको, सरकार को या राज्य को, उनको ये अधिकार देने चाहिए, ऐसा नहीं कि मना कर दें, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो प्रतिनिधित्व का अधिकार है कि भाई जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं या जो भी है, उनको उनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है ना। भारत के अंदर में क्या है कि पहले क्या बोलते हैं, उनके लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। भाई आपका जो ये है, नगर पंचायत वगैरह का जो है, उसके अंदर में स्त्रियों के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना, कि भाई उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। उससे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये क्या है, अल्पसंख्यक के अधिकार, ठीक है ना। फिर उसके बाद है एकता में विविधता, साथियों। अब एकता में विविधता जो है, ये क्या कहता है भाई, एक कि भाई ये जो है एकता और विविधता, एकता और विविधता को पारस्परिक मानता है। पारस्परिक मानता मानता है, ठीक है ना। ये कहता है कि भाई ठीक है, हम एक हैं, उसको ये मना नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन एकता के नाम पर आप किसी की, ठीक है ना, उसकी पहचान नहीं खत्म कर सकते, ठीक है, उसकी स्वायत्ता समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या कहता है ये कि भाई एकता और विविधता का पारस्परिक मानता है, कि मतलब भाई एकता के अंदर विविधता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कि हम बेशक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक हों, हम युद्ध के टाइम पे एक हों, या हम जो क्रिकेट मैच वगैरह या इस तरह के का जब कोई अवसर आए तो हम एक हों, लेकिन हमारी विविधता बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो एकता और विविधता को पारस्परिक मानता है, दोनों के बीच में संतुलन की बात करता है, ठीक है ना। क्या कहता है, एकता और विविधता में संतुलन की बात करता है, संतुलन, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं हैं। मान्यता की राजनीति की बात करता है, संस्कृति और पहचान की राजनीति की बात करता है, जिसमें तीन तरह की संस्कृतियों का वर्गीकरण करता है। एकल संस्कृति, जो क्या बोलते हैं, सिर्फ एक संस्कृति पे जोर देती है, एक जाति, धर्म या क्या बोलते हैं आपका संप्रदाय को क्या करती है, ये का समर्थन करती है। जैसे कि हिटलर की जर्मनी हो गई। गलन पात्र संस्कृति ऐसी है जिसमें अलग अलग देशों से आए लोग उस देश में बसते हैं और वहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे यूएसए हो गया। तीसरा है आपका बहुसंस्कृतिवाद, जहाँ अलग अलग संस्कृतियों को मान्यता दी जाती है, जैसे कि भारत, ठीक है ना। यूरोप में ये 1970 के बाद स्टार्ट हुआ, पहले वहां पे इस चीज को, बहुसंस्कृतिवाद को मान्यता नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात है, तो अल्पसंख्यक के अधिकार जो है आपके तीन तरह के बताए गए हैं, जैसे स्वशासन का अधिकार, बहुल जातीय अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार, ठीक है ना। और हमने मान्यता की राजनीति में क्या पढ़ा कि भाई जो गणतंत्रवाद होता है वो क्या बोलते हैं, अधिकारों की राजनीति की बात करता है। और आपका जो समाजवाद है वो क्या कहता है, पुनर्वितरण की राजनीति की मांग करता है। और बहुसंस्कृतिवाद किसकी बात करता है, आपका क्या बोलते हैं, पहचान की राजनीति की बात करता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्लियर कर लिया है। अब ये मेल्ट पॉट थ्योरी क्या है, ये दोस्तों ये आपको वैसे कहीं जल्दी मिलेगी नहीं। बहुत मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, कई सारा कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा, तो वहां पे मैंने मेल्ट पॉट थ्योरी देखी, ठीक है ना। मेल्ट पॉट थ्योरी, गलन पात्र कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अभी हमने पीछे किया था ना, ये रहा आपका, अच्छा मैंने वो मिटा दिया, गलन पात्र थ्योरी, ठीक है ना। गलन पात्र संस्कृतिवाद, उससे ही ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। गलन पात्र संस्कृतिवाद से ये गहरे रूप से जुड़ा हुआ है साथियों।
मेल्ट पॉट थ्योरी, ठीक है ना। बहुसंस्कृतिवाद का मेल्ट पॉट सिद्धांत मानता है कि विभिन्न अप्रवासी समूहों को अपनी व्यक्तिगत संस्कृतियों को छोड़कर एक साथ पिघलेंगे, अर्थात प्रमुख समाज को पूरी तरह से आत्मसात हो जाएंगे। आमतौर अब देखो दोस्तों क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक वो रख दो, एक बाउल के अंदर में अलग अलग आइसक्रीम रख दो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा कि वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगे और आपस में घुल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, अप्रवासी आत्मसात करने का वर्णन के लिए उपयोग किया जाता है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग अलग जो होते हैं अप्रवासी आते हैं और वहां की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह आत्मसात करने का वर्णन के लिए उपयोग किया गया पिघलने वाले बर्तन सिद्धांत को अक्सर एक फाउंड्री के गलाने वाले बर्तनों के रूपक द्वारा चित्रित किया जाता है। इसमें एकल मजबूत धातु स्टील बनाने के एक लोहे और कार्बन के साथ पिघलाया जाता है, ठीक है। ये कोई इतना आपको बस इतना याद रखना है कि भाई जो मैंने आपको बताया। अब ये 1782 में एक फ्रांसीसी अमेरिकी अप्रवासी जय हेक्टर सेंट जॉन क्रेवेकोयोर ने लिखा है कि अमेरिका में सभी राष्ट्रों के व्यक्ति पुरुष एक नई जाति में पिघल जाते हैं, जिनके श्रम और वंश एक दिन दुनिया में महान परिवर्तन कारण बनेंगे, ठीक है। तो भाई मेल्टिंग पॉट मॉडल की विविधता को कम करने और लोगों को अपनी परंपराओं को खोने और सरकारी नीतियों के माध्यम से लागू करने के लिए आलोचना की गई। उदाहरण से पहले अमेरिकी भारतीय स्वदेशी लोगों को उनकी विरासत और जीवन शैली की विविधता का प्रवाह किए बगैर अमेरिकी समाज में आत्मसात करने की मजबूर किया गया। तो ये क्या है, देखो ये अमेरिका के अंदर में 1934 में अमेरिकी भारतीय पुनर्गठन अधिनियम के तहत 3,50,000 स्वदेशी लोगों को उनकी विरासत और जीवन शैली की विविधता की परवाह किए बगैर, कि मतलब उनको विरासत में क्या चीज परंपरा रीति रिवाज जो मिले हैं, जो व्यवहार मिला है, और जीवन शैली की विविधता की परवाह किए बगैर अमेरिकी समाज में आत्मसात करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो खुद भी स्वीकार कर ले या उनको मजबूर किया जाए कि आप यहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये चीज है, इसको मेल्टिंग पॉट थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग संस्कृतियों का आना और उसमें एक उसमें घुल मिल जाना, ठीक है ना। एक पॉट के अंदर में आप बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, ठीक है ना। यही है मेल्टिंग पॉट थ्योरी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका के अंदर अलग संस्कृति के लोग आ रहे हैं और उसको उसकी संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये मेल्टिंग पॉट थ्योरी होती है। उसी के पैरेलल एक है सलाद बाउल थ्योरी, ठीक है ना। अब सलाद बाउल बाउल थ्योरी के अंदर में क्या किया, आपने देखा होगा ना शादी ब्याह में सलाद सलाद का एक वो होता है, बहुत बड़ा पॉट होता है, ठीक है ना। वहां पे कई सारी चीजें होती है, जैसे भाई उसके अंदर खीरा भी होता है, उसके अंदर गाजर होता है, उसके अंदर मूली होती है, उसके अंदर आपका चुकंदर होता है, नींबू भी होता है, और भी एक दो चीजें हो सकती हैं। तो मतलब वहां पे एक बाउल तो एक ही है, लेकिन वहां पे क्या है कि बहुत सारी सलाद है, ठीक है ना, बहुत सारे वो है। तो उसी तरह सलाद बाउल थ्योरी का मतलब है कि भाई ऐसी कंट्री, ठीक है ना, जहां पे अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हो, ठीक है ना। ऐसी कंट्री जो जहां पे अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल के सह अस्तित्व के साथ रहते हो, ठीक है ना। और प्रत्येक को हर किसी को उतनी ही मान्यता हो जितनी बाकी सबको है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि भाई आप सलाद में होता है, तो सलाद में ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब इसको कम मान्यता दी जाए, उसको ज्यादा मान्यता दी जाए, नहीं। गाजर, खीरा, मूली, टमाटर, प्याज सबको बराबर मान्यता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसी को कहते हैं सलाद बाउल थ्योरी। तो ये क्या है, बहुसंस्कृतिवाद का एक उदार सिद्धांत है, ठीक है ना। वो क्या था, मेल्टिंग थ्योरी क्या थी, वो कहती थी आओ और पिघल जाओ और हमारे जैसे हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर लो। सलाद बाउल थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, आप आओ यहाँ पे रहो, आपको सब लोगों को वही मान्यता है जो बाकी संस्कृतियों को है, ठीक है ना। तो सलाद बाउल, अब ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। सलाद बाउल थ्योरी मेल्टिंग पॉट थ्योरी की तुलना में अधिक उदार है, ठीक है ना। तो क्या है, ये अधिक उदार सिद्धांत है। सलाद कटोरा सिद्धांत एक विषम समाज का वर्णन करता है, ऐसा समाज जिसमें अलग अलग जाति धर्म सारे समुदाय के लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं, सह अस्तित्व से, लेकिन कम से कम अपनी पारंपरिक संस्कृति की कुछ अनूठी विशेषताओं को बनाए रखते हैं। मतलब जो उनकी जो पारंपरिक परंपरा रीति रिवाज है ना, उनकी जो विशेषताएं वो बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे आएंगे और उनको वो छोड़ना पड़ेगा और कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं।
सलाद के अवयवों की तरह विभिन्न संस्कृति को एक साथ लाया जाता है। मतलब जैसे सलाद में अलग अलग क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स लेके आते हैं ना, है ना, जैसे खीरा मूली गाजर प्याज, तो वैसे उसी इसी तरह से अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ इसमें रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक सजातीय संस्कृति होने में शामिल होने के बजाय वे समय को अलग स्वाद बनाए हैं। ठीक है ना। अब बेशक अगर एक बाउल के अंदर रख दिया गया हो सलाद को, तो क्या उनका तो टेस्ट चेंज होगा? नहीं जी, खीरे का स्वाद खीरे जैसा ही आएगा और प्याज का स्वाद प्याज जैसा ही आएगा। ठीक है ना। मेल्ट थ्योरी में क्या हो रहा था कि सब कुछ मेल्ट होके एक नया स्वाद बन रहा था। यहाँ क्या होता है, बहुसंस्कृतिवाद में उनका अपनी पहचान अपनी मान्यता बनी रहती है। ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, मेल्ट वाले में उनकी अपनी पहचान खो जाती है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में लिटिल इंडिया, लिटिल ओडिशा, चाइना टाउन जैसे कई अद्वितीय जातीय समुदायों के साथ सलाद कटोरा समाज एक उदाहरण माना जाता है। अब भाई ये जो न्यूयॉर्क का शहर है ना, वहां पे इस तरह के बतख समुदाय इन्होंने अपना संगठन बना रखा है, लिटिल इंडिया, लिटिल ओडिशा, चाइना टाउन जैसे बना रखे हैं उन्होंने। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सलाद कटोरा का उदाहरण है। ठीक है ना। सलाद कटोरा सिद्धांत इस बात पर जोड़ता है कि लोग अपनी संस्कृति विरासत को छोड़ना आवश्यक नहीं है। मतलब आप अपनी संस्कृति को ना छोड़ें ताकि उन्हें प्रमुख समाज का सदस्य माना जा सके। उदाहरण के लिए अफ्रीकी अमेरिकियों को अमेरिकी माने जाने के लिए क्रिसमस की बजाय कन्नजा को देखना बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या होगा कि वैसे कि अमेरिकियों को अमेरिकी माने जाने के लिए क्रिसमस की बजाय कन्नजा इनका एक त्यौहार है, वो देखना बंद करने की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक पक्ष पर सलाद कटोरा मॉडल प्रोत्साहन सांस्कृतिक मतभेद एक समाज को विभाजित कर सकते हैं। इसके और बाकी कुछ इसके अंदर है नहीं, बस ठीक है, इतना हमने कर लिया, हमें समझ में आ गया सलाद बहुत थोड़ी क्या है। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना हो तो आप रख लेना। ठीक है। अब क्या है, बहुसंस्कृतिवाद उनकी मान्यता की बात करता है। किन की? जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो हाशियाकृत समुदाय हैं, उनकी मान्यता की बात करता है ये। जो अल्पसंख्यक है और हाशियाकृत समूह है, परंपराओं रीति रिवाजों मूल्यों भाषाओं साहित्य संस्कृति आदि को दोयम दर्जे का समझा जाता है, ये उनकी भी मान्यता की बात करते हैं। ठीक है ना। जिनको हम क्या करते हैं कि जिन परंपराओं रीति रिवाजों मूल्यों भाषा साहित्य संस्कृति आदि को हम दोयम दर्जे का समझते हैं, ठीक है ना, हीन समझते हैं, ये उनकी मान्यता की बात करता है। ठीक है ना। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद सभ्यता आदमी का भार सांस्कृतिक की मान्यता राजनीति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा उसके। ये तो शायद हमने अभी पीछे कर लिया। ठीक है। यूरोसेंट्रिज्म की का क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, और ये दो प्रकार के सोपान होते हैं, हमने ये भी कर लिया है। चलो, तो संस्कृति का वर्गीकरण है एकल संस्कृतिवाद, गलन पात्र संस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, हमने ये कर लिया है। एकलवाद के अंदर में क्या आता है उसका हिटलर की जर्मनी आती है साथियों। ठीक है ना। एक संस्कृति की बात करेगा ये, एक संस्कृति की, एक संस्कृति, एक एक धर्म, जाति, जाति नस्ल की श्रेष्ठता की बात करेगा, कि श्रेष्ठता की बात करेगा, और बाकी सबको क्या समझेगा, हीन समझेगा। ग्रहण पात्र संस्कृति जिसमें दूसरे दूसरे देशों से आए लोग जहां जहां बसते हैं, जिस देश में बसते हैं वहां की संस्कृति को अपनाते हैं। जैसे यूएसए हो गया, यूएसए में अलग अलग देशों से आते हैं और वहां की संस्कृति के हो जाते हैं। बहुवादी संस्कृति क्या है, सभी संस्कृतियों को मानता, सभी संस्कृतियों को ये देखो क्या हो रहा है यार, को मान्यता। ठीक है ना, मान्यता। जैसे भारत के अंदर में भी क्या है कि इस अलग अलग तरह की जितनी भी संस्कृतियां हैं सबको यहाँ पे मान्यता दी जाती है। ये हमने कर लिया, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं भाई, उदारवाद संस्कृतिवाद बहुलवादी
संस्कृतिवाद कौन है, इसको कर लें, कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये कर लेते हैं, ये जरूरी, यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं। विल क्लिंटन ने अल्पसंख्यक के अधिकारों को 3 प्रकार का बताया, हमने ये भी कर लिया है आपका, ठीक है ना। अब बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार कितने कितने हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला उदार बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है ना, इसकी समर्थक है विल क्लिंटन, ठीक है। बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है ना, ये दूसरे तरह का है, प्रकार है, इसके समर्थक है भिखू पारेख और आइजिया बर्लिन। और तीसरा है सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद, जिसके समर्थक है जेरेमी वाल्डान, ठीक है ना, वाल्ड्रान। उदार बहुसंस्कृतिवाद साथियों क्या कहता है? उदार भौतिक संस्कृतिवाद जो है, उदार संस्कृतिवाद को सबको समान मानता है ना, क्या कहता है? उदार बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है? सबको समान मानता है, धर्म, लिंग, धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ये उथली विविधता का पक्षधर है, ठीक है ना, जो ऊपरी ऊपरी तौर पे विविधता है ना, उसका ही पक्षधर है। सार्वजनिक व निजी के मध्य भेद करता है, क्या कहता है कि भाई सार्वजनिक विषय और निजी विषय के मतभेद करता है। और ये क्या होता है, संस्कृति जो है ना, इसको निजी विषय मानता है, क्या मानता है? निजी विषय मानता है, ठीक है ना। और इसी कारण से ये क्या करता है कि भाई इन उदारवाद जो होता है वो आपकी संस्कृति को, समुदाय को हो क्या हो, इनमें हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है ना, इनमें नहीं करता है। क्यों? ये कहता है कि भाई ये आपका निजी निजी विषय है, क्या है? धर्म, जाति, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं, ये सब क्या है? ये आपके पारंपरिक, आपके निजी विषय हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि ये क्या कहता है, ये सबको सारी, ये कहता है कि भाई सारे सभी लिंग, धर्म, नस्ल, जाति आदि हमारे सामने बराबर हैं, और इसी आधार पर ये बराबर मानता है, तो किसी को कुछ विशेष अधिकार नहीं देगा, ठीक है ना। कोई अल्पसंख्यक है, हाशियाकृत समुदाय है, तो उसको कोई विशेष अधिकार, विशेष छूट नहीं दिया जाएगा, कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये संस्कृति को निजी विषय मानता है। जैसे भारत के अंदर में है ना, भारत के अंदर में जैसे अल्पसंख्यक समूह है, उनको क्या दे दिया जाता है? उनको छूट दे दी जाती है कुछ, ठीक है ना, कुछ सरकारी नौकरियों में या फिर एडमिशन वगैरह लेने जाते हैं तो वहां कुछ उनको फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन उदार बहुसंस्कृतिवाद में इस तरह की छूट नहीं मिलती है। वो कहता है ये तो आपका सांस्कृतिक जो है, संस्कृति आपका निजी विषय है, ठीक है ना, हम आपको सारे लिंग, धर्म, नस्ल, जाति को समान मानते हैं, हम किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये विल क्लिंटन है बहुसंस्कृतिवाद की, किसकी? उदार बहुसंस्कृतिवाद की समर्थक है, ठीक है ना। अब क्या है दूसरा, बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है, इसका समर्थक है भिखू पारेख, ठीक है ना, ये गलत लिख गया है, ये होगा भिखू पारेख। ये गहरी विविधता का समर्थन करते हैं ना, ये तो उथली ऊपरी ऊपरी का कर रहे थे, गहरी विविधता का ये समर्थन करते हैं। पारेख के अनुसार सांस्कृतिक विविधता दिल में रहती है, कहाँ रहती है दोस्तों? दिल में रहती है। मानव की प्रकृति व संस्कृति के बीच अंतर क्रिया करती है, ठीक है ना, क्या करती है? प्रकृति और संस्कृति के बीच अंतर क्रिया होती है। आइजिया बर्लिन ने इसे जियो और जीने दो वाला बहुसंस्कृतिवाद कहा है। बर्लिन ने, आइजिया बर्लिन ने उदार बहुलवाद का समर्थन किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये दूसरे तरह का हो गया, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और ये सर्वदेशीय बहुलवाद। अब ये जेरमी वाल्ड्रान है, ठीक है ना, वाल्ड्रान, ये ऐसे करके ये वाला वाल्ड्रान है, ठीक है। वाल्ड्रान ने बहुसंस्कृतिवाद और सर्वदेशीयता का मिश्रण किया है, ठीक है ना, किसका? बहुसंस्कृतिवाद और सर्वदेशीयता का मिश्रण किया है। यह बहुसंस्कृतिवाद का ही एक रूप है, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान व संस्कृतियों का मिश्रण को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब इसमें अलग अलग संस्कृति आके मिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे गलन पात्र वाला है ना, कुछ उसी तरह का ये, कि जैसे भाई मैं भारत का हूँ तो मैं यूरोप का संगीत सुन सकता हूँ, मैं चाइनीज खाना खा सकता हूँ, मैं क्या बोलते हैं अफ्रीका या ब्राजील का डांस कर सकता हूँ, मैं कोरिया के कपड़े पहन सकता हूँ। तो क्या है यहाँ पे सर्वदेशीय बहुलवाद हो गया। ये यहाँ पे क्या है कि अलग अलग मिक्स कल्चर हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? मिक्स कल्चर को ये बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें। तो क्या होगा? सर्वदेशीय बहुलवाद। एक उदार बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद और सर्वदेशीय बहुलवाद, बहुलवादी संस्कृतिवाद, ठीक है। अब ये तो तीनों प्रकार मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। आपका उदार बहुसंस्कृतिवाद ये समुदायवाद पर आधारित है, ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार, ये अधिकारों की बात करता है। कमजोर वीरता के साथ सहिष्णुता व स्वायत्तता की बात करता है।
उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीमाओं में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। क्या कहता है? ये विविधता तो मानता है, लेकिन ये उथली विविधता मानता है, ठीक है ना, गहरी नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अधिकार जरूर दिए जाते हैं, ठीक है ना, कैसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ दिए जाते हैं? वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सीमाओं में दिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सीमाएं हैं उसके अंदर ही दिए जाएंगे, जैसे समानता का अधिकार कि भाई सबको, अल्पसंख्यकों को भी समान माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो असवेत है तो उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, नहीं। अगर वो असवेत है या अल्पसंख्यक है तो भी उनको वही अधिकार दिए जाएंगे जो बाकी बहुसंख्यक को दिया गया है, ठीक है। तो ये उदार बहुसंस्कृतिवाद है, ठीक है। बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद है, ये पहचान की राजनीति की बात करता है कि भाई एक एक आदमी, एक एक समुदाय को ये पहचान का समर्थन करता है। अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, अल्पसंख्यक समूह, भाषाई समूह, सबकी पहचान की बात करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की संख्या कम है तो हम उसको उसको पहचान नहीं देंगे। मजबूत विविधता की बात करता है, ठीक है। या क्या मजबूत विविधता की बात करता है? विभिन्न समूहों का स्वायत्त अस्तित्व का समर्थन करता है। और ये कहता है उदार व अनुदार मूल्यों के साथ विविधता को बढ़ावा या विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है। ये क्या कहता है कि भाई उनकी जो विविधता है, ठीक है ना, और विशिष्टता है, उसको बनाए रखने की बात करता है। और ये कुछ विशेष अधिकारों का भी वो करता है, आपका प्रबंध कर सकता है उनको, उनके उनके लिए, जैसे कि भारत के अंदर, भारत में है, ठीक है ना। सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद ये सार्वभौमिकता व वैश्विकता का समर्थन करता है भाई, ठीक है ना। मतलब कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो किसी भी देश का, ये आपको बिल्कुल वो नहीं करेगा, ठीक है ना। वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनो, और क्या बोलते हैं, चाइनीज भोजन खाओ, और संगीत डांस अफ्रीका का करो, ठीक है। सांस्कृतिक मिश्रण मतलब अलग अलग संस्कृति का मिश्रण, संकरता आ जाती है, ठीक है ना। लक्ष्य क्या है? वैश्विक नागरिकता के आधार पर साधारण व भूखंडीय पहचान का निर्माण करना, ठीक है ना। वैश्विक नागरिकता की पहचान की तो वैश्विक नागरिकता के आधार पर क्या करता है? बहुखंडीय पहचान का निर्माण करना चाहता है, ठीक है। अब ये कुछ इसके प्रमुख विचारक हैं, उनको हम देखते हैं। आइजिया बर्लिन है ये, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना फॉर एसे ऑन लिबर्टी, तो ये कुछ बुक्स हैं, इनको आप याद कर लेना। ये बहुसंस्कृतिवाद से समर्थित का मतलब वो है, से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध विचार नकारात्मक व सकारात्मक जो है उदार बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं ये, ठीक है ना। पहले नकारात्मक थे, फिर बाद में सकारात्मक हो जाते हैं, आइडिया बर्लिन, ठीक है। तो इनका ये प्रसिद्ध विचार है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। और ये क्या करते हैं? उदार बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं। एडवर्ड सईद है इनकी प्रसिद्ध रचना ओरिएंटलिज्म, ठीक है, और कल्चर एंड इंपेरियलिज्म। और ये क्या है? उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतों के प्रमुख प्रतिपादक हैं, ठीक है ना। उत्तर औपनिवेशिक, इन्होंने उपनिवेशवाद के उत्पीड़न, सांस्कृतिक व वैचारिक पूर्वाग्रहों को उजागर किया है, ठीक है ना। तथा यूरोप में केंद्रीयता व पश्चिम प्रभुत्व की आलोचना की है। यूरो सेंट्रलिज्म, क्या? यूरो सेंट्रलिज्म, यूरो सेंट्रलिज्म लिज्म का इन्होंने विरोध किया है कि भाई यूरोप क्या कर रहा है कि अपने विचार जो है, अपनी जो संस्कृति है औरों के ऊपर थोप रहा है। क्या कर रहा है यूरोप? अपनी संस्कृति, अपने विचार और अपने पूर्वाग्रह बाकी देशों पे थोप रहा है। पहले क्या करता था? पहले तो प्रत्यक्ष रूप से शासन किया यूरोप ने अलग अलग देशों पे, है ना। इंग्लैंड ने कितने वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया, और भी कई सारे देशों पे शासन किया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? वो अपनी संस्कृति थोप रहा है, अपने विचारों को थोप रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? इसी को कहते हैं पश्चिमी प्रभुत्व और यूरो केंद्रिता। तो एडवर्ड सईद है जो वो किसकी कहते हैं? यूरोपीय केंद्रित या पश्चिम प्रभुत्व की आलोचना करते हैं। यूरो सेंट्रलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसकी आलोचना करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। सीधे पूछ लेगा यूरो सेंट्रलिज्म क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यूरो सेंट्रलिज्म क्या है, ठीक है ना। और एक श्वेत आदमी का भार, ये दो नए शब्द हमने इसके अंदर में सीखे हैं कि श्वेत आदमी का भार क्या है और यूरो सेंट्रलिज्म क्या है। फिर उसके बाद आते हैं भिखु पारेख, ठीक है ना। इनकी रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2005। ये सारे देखो नए विचारक हैं, आप देखोगे ना तो ये कोई 1997 में चल बसा है, कोई आपका अभी भिखु पारेख का तो अभी मुझे नहीं पता कि मतलब 2005 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन किया है जो सांस्कृतिक विविधता पर जोर देती है, ठीक है ना, सांस्कृतिक विविधता पर। यह सकारात्मक कार्रवाई सहित अन्य उपचारों के माध्यम से जातीय, संस्कृति और धार्मिक अल्पसंख्यकों की
के बहुसंख्यक समुदाय के एक साथ समान पायदान पे रखता है। पारेख संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं। तो ये बात याद रखना, संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन कौन करते हैं? भिखु पारेख करते हैं। और ये क्या कहते हैं? सकारात्मक कार्रवाई सहित, मतलब राज्य को क्या करनी चाहिए? सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, और बाकी जो उपचार हैं, ठीक है ना, या उपाय हैं, उनके माध्यम से जातीय संस्कृति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय के साथ एक समान पायदान पर, मतलब जो हाशियाकृत समूह है, जो शोषित वर्ग है, या जो अल्पसंख्यक है, उनको भी क्या बहुसंख्यक के बराबर हमें पहुंचाना है, ठीक है ना। उसके लिए सकारात्मक कार्रवाई की बात करते हैं और संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं साथियों। उसके बाद आते हैं जेम्स टुली। मैं इतने सारे क्या बोलते हैं, बहुसंस्कृतिवाद के इतने सारे विचारकों को मैं लेके आया हूँ, ये आपको किसी लेक्चर में या किसी बुक में, किताब में नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो आप आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। ये इनकी पुस्तक है। जेम्स टुली तो बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद के जन्मदाता हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, यहाँ पे बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों वो है आपके जेम्स टुली, ठीक है ना। कौन है? जेम्स टुली जो है बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद के जन्मदाता है। जेम्स टुली ने आधुनिक सिद्धांतवाद का विरोध किया है। संविधानवाद होगा ये, आधुनिक संविधानवाद क्या है दोस्तों? ये संविधानवाद है। इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। मुझे तो पढ़ते पढ़ते अंदाजा हो गया है कि कहाँ गलती हुई है। संविधानवाद धानवाद का विरोध किया है, क्योंकि यह संप्रभुता एकीकरण का समर्थन करता है। अब क्या होता है दोस्तों, आज का जो संविधानवाद है ना, जैसे हिंदुस्तान का संविधानवाद है, वो हमें 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 क्या कहता है? हमारी राष्ट्रीयता को महत्व देता है, हमें एक पहचान देता है, हमें एक सांचे में ढालना चाहता है, हमें भारतीय बनाना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी जो पहचान है ना, वो कहीं खो जाएगी, ठीक है ना। कि मैं क्या हूँ? मैं बिहारी हूँ, या मैं पूर्विया हूँ, या मैं पहाड़ी हूँ, या मैं क्या बोलते हैं, तमिल हूँ, मराठी हूँ, कन्नड़ हूँ, क्या हूँ? उस पहचान को ये खत्म कर देता है संविधानवाद, ठीक है ना। जो आधुनिक संविधान है वो इन सब चीजों को खत्म करके क्या करता है कि आपको एक सूत्र में पिरोएगा, और वो क्या है? वो है भारतीयत, ठीक है ना, हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद, इसमें पिरो देगा। तो जेम्स टुली क्या करते हैं? आधुनिक संविधान का विरोध करते हैं। इसी कारण से करते हैं कि क्या करता है? ये एकीकरण का समर्थन करता है, ठीक है ना। लेकिन प्राचीन संविधानवाद अच्छा था, क्योंकि उसमें क्या था? विविधता व बहुलतावाद पर आधारित था, ठीक है ना। वहां पे अलग अलग, अब जैसे क्या बोलते हैं, भारत में अगर आप प्राचीन टाइम पे चले जाओ तो वहां पे अलग अलग पारंपरिक मूल्य विश्वास सब थे, ठीक है ना। तो ये प्राचीन संविधानों का समर्थन करता है। जेरमी वाल्ड्रान है ये आपका, मैंने इसके बारे में आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना। ये बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं। सकरता और मिक्स कल्चर, इसका मिक्स कल्चर, अलग अलग मिश्रित संस्कृति, मिश्रित संस्कृति की बात करते हैं। ये संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों। जरा एक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो दोस्तों क्या है ये मिक्स कल्चर की बात करते हैं, पिक एंड मिक्स। इसमें क्या कहते हैं? संस्कृतियों का आदान प्रदान, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान मतलब क्या बोलते हैं, यूरोप वाला इंडियन खाना खा सकता है, इंडियन वाला यूरोप का खाना खा सकता है, अफ्रीका का डांस कर सकता है, अफ्रीका वाला यूरोप का भोजन कर सकता है। सारी संस्कृतियां मिक्स होती हैं। तो जेरमी वाल्ड्रान क्या है? आपका बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं, जो सकरता और मिक्स कल्चर पर बल देती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि आपसे सीधे पूछ लेगा कि भाई सकरता व बहुत वो कौन सा विचारक है जो क्या बोलते हैं बहुसंस्कृतिवाद में सकरता व मिक्स कल्चर पर बल देता है? तो वो जेरमी वाल्ड्रान है। आयरिस मेरियम यंग, ये देखो, ये भी बिल्कुल सब बिल्कुल नए नए इसके अंदर विचारक मिलेंगे आपको। कोई भी ऐसा विचारक नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा पुराना हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नया है, ठीक है ना। ये पहले हुआ करता था, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, वो सारे बहुत परंपरागत मूल्य हैं, वो शुरू से चलते आ रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये बहुलवाद, उत्तराधुनिकतावाद, व्यवहारवाद, ये इसके विचारक आपको नए मिलेंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है।
इनकी जस्टिस एंड पॉलिटिकल डिफरेंस इनकी बुक है। न्यू तो मेरियम यंग जो है ये न्यू जनता की राजनीति, जनता नहीं होगा ये, मान्यता, न्यू मान्यता, मान्यता की राजनीति का, मान्यता की राजनीति, मान्यता की राजनीति का समर्थन किया है। मेरियम यंग सामाजिक समूह की बैठक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ समूह विभेदित अधिकारों को बल देते हैं। क्या समूह विभेदित अधिकारों पर यह काले लोगों, महिलाओं, मूल निवासियों, जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों व गे, लेस्बियन जैसे हाशियाकृत समूहों के लिए अलग अधिकारों की मांग करती हैं। दोस्तों, भारत के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करो, क्या है जो अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा महिलाओं को क्या बोलते हैं, 33% का आरक्षण दिया गया है। सरकारी संस्थानों में नौकरियों में उनको आरक्षण दे दिया जाता है। मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, जैसे किसी जो जिस राज्य का नागरिक होगा उसके लिए उस प्राथमिकता दी जाती है। फिर बाकी बाकी अदर स्टेट्स वालों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। जाति है, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको, अनुसूचित जाति जनजातियों को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। तो क्या है ये समूह विभेदित अधिकारों की पर बल देती हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन रहा है कि भाई समूह विभेदित अधिकारों पर कौन बल देता है, तो वो है आयरिस मेरियम यंग, ठीक है ना। आयरिस मेरियम यंग है समूह विभेदित अधिकारों पर बल देती हैं कि भाई अलग अलग अल्पसंख्यक समूहों को या हाशियाकृत समूहों को अलग अधिकार होना चाहिए, जिसे विभेदीकृत नागरिकता की संज्ञा दी गई है, ठीक है। विभेदीकृत नागरिकता की संज्ञा दी है। इसे मेरियम यंग विभिन्नता की राजनीति व विभेदीकृत नागरिकता का समर्थन करती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, विभेदीकृत नागरिकता का समर्थन कौन करता है, तो वो करती हैं आयरिस मेरियम यंग, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, आप नोट कर लेना। अब विल क्लिमिका आ गई, बड़ा है, लेकिन दोस्तों देखो मुझे पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आपको भी आई थिंक कि मजा आ रहा होगा पढ़ने में। विल किमिका की रचना है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, ठीक है ना, और मल्टी कल्चरल ओडेसेस 2007। किल्मिका उदार बहुसंस्कृतिवाद या उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद की प्रबल समर्थक है। मतलब जो उदारवाद के अंतर्गत में क्या होता है कि सभी संस्कृतियों को बराबर समझा जाता है, ठीक है ना। किसी को दोयम दर्जे का नहीं समझा जाता है, किसी संस्कृति को हीन नहीं समझा जाता। तो ये क्या विल क्लिमिका आपका उदार बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करती है कि भाई सारी संस्कृतियां बराबर हैं। और ये क्या कहती हैं कि ये कहती है, उनका कहना है कि अल्पसंख्यक संस्कृतियों के कुछ समूह अधिकार उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं, समूह अधिकार ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि दोस्तों विल किमिका ने बहुसंस्कृतिवाद के विकास के 3 चरण बताए हैं। अब कौन कौन से चरण बताएं। प्रमुख चरण है समुदायवाद के रूप में बहुसंस्कृतिवाद, कि इस चरण के अंदर में क्या होता है, समुदाय और बहुसंस्कृतिवाद एक दूसरे में से के समर्थन में थे। इस दौरान संस्कृतिवाद समुदायवाद के रूप में था, मतलब संस्कृतिवाद समुदायवाद के रूप में था, मतलब एक समुदाय की बात करता था, उसके समर्थन की बात करता था, उसकी मान्यता की बात करता था। इस दौरान समुदायवादियों ने उदारवादियों का विरोध किया। तो समुदायवादियों ने क्या किया, उदारवादियों का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनको समुदाय के रूप में मान्यता नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो क्या का विरोध किया, और दोनों के मध्य ये विवाद था कि व्यक्ति व समूह में से किसको महत्व दिया जाए। उदारवादी क्या करते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं। वो क्या कहते हैं, व्यक्ति क्या है, विवेकी है, समझदार है, और वो अपने अच्छा बुरा समझता है और अपने निर्णय खुद ले सकता है, हमें उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उदारवाद क्या कहता है कि भाई एक समूह की बात करता है ना, सॉरी, समुदायवाद क्या कहता है, एक समूह की बात करता है। तो बहुसंस्कृतिवाद इस बात इसमें समुदाय के संग जुड़ा हुआ था। और समुदाय में क्या होता है, एक समुदाय की विशेष संस्कृति होती है, परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, तो ये चीज होता है। तो समुदायवाद कहता था वो समूह को ज्यादा मान्यता देता था कि भाई एक समूह को मान्यता मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति को नहीं। एक व्यक्ति अब अकेले कैसे विकास कर सकता है जब वो एक समुदाय का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इस दौर में बहुसंस्कृतिवाद समुदायवाद का समर्थन करता था, ठीक है। द्वितीय चरण में आया उदारवाद रूपरेखा के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद, 1990 का दशक। द्वितीय चरण में क्या हुआ, उदारवादी रूपरेखा के अंतर्गत अब वे अल्पसंख्यक जो उदारवादी सिद्धांत में भागीदारी करते थे, साथ ही अल्पसंख्यक अधिकार भी चाहते थे, वे लोग उनकी समस्या केंद्र में आ गई, ठीक है। और इस दौर में उदार बहुसंस्कृतिवाद
पैदा हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, उदार बहुसंस्कृतिवाद पैदा हो गया। अब ये समुदायवाद से अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे समुदायवाद से अलग हो गया। और क्या है, उदारवादी सिद्धांत में भागीदारी करते थे जो अल्पसंख्यक समुदाय, उदारवादी सिद्धांत में भागीदारी करते थे, साथ ही अल्पसंख्यक अधिकार भी चाहते थे वे लोग, तथा उनकी समस्याएं अब केंद्र में आ गई, मान्यता दी जाने लगी और इस दौर में उदार बहुसंस्कृतिवाद पैदा हुआ। तृतीय चरण राष्ट्र निर्माण की प्रतिक्रिया के रूप में, बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण व एकता पे बल देता है। ठीक है ना, तथा बहुसंस्कृतिवाद एकता के स्थान पे भिन्नता को बनाया रखता है। ठीक है ना, इसलिए बहुसंस्कृतिवाद अक्सर राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रवाद के साथ संगत नहीं बैठता है। उदारवाद समर्थन संस्कृति को व्यक्ति व निजी मामला मानते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि भाई जो बहुसंस्कृतिवाद है राष्ट्र निर्माण व एकता पर बल तो देता है, लेकिन वह विविधता का समर्थन करता है। ठीक है ना, वो कहता है कि भाई ऐसा आप एकता के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र निर्माण के नाम पे आप हमारी पहचान, हमारी मान्यता को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये ऐसा बात कहता है। तो तृतीय चरण क्या था, राष्ट्र निर्माण की प्रतिक्रिया के रूप में जो है बहुसंस्कृतिवाद देखा गया। अब ये कुछ नोट है, इनको नोट कर लो तो अच्छा है, नोट है तो नोट कर लो इनको। तटस्थ उदारवाद किसी धर्म, इतिहास, परंपरा, जाति, भाषा, साहित्य आदि को तुलनात्मक वरीयता नहीं देता है। ठीक है ना, किसी को वरीयता नहीं देता इनमें से। ऐसा नहीं कि कोई विशेष धर्म हो सकता है उसको ज्यादा मान्यता दी जाए, या कोई परंपरा, जाति, भाषा को विशेष मान्यता दे, नहीं। ये उदारवाद सबको सबको एक समान मानता है। ठीक है ना, और माइकल वाल्जर के अनुसार अमेरिका इसका एक सटीक उदाहरण है। ठीक है ना, तो क्या है, ये तटस्थ उदारवाद है। ठीक है ना, तटस्थ उदारवाद। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। तटस्थ उदारवाद सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तटस्थ उदारवाद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तटस्थ उदारवाद जो होता है वो किसी धर्म, इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, धर्म, जाति आदि 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 को तुलनात्मक रूप से वरीयता नहीं देता, मतलब एक की तुलना में दूसरे को ज्यादा मान्यता नहीं देता, सबको बराबर बराबर समझता है। और अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और एक है सामाजिक संस्कृति। दोस्तों इसको भी नोट कर लो, इसको समझते हैं क्या है। विल्किल्म का सामाजिक संस्कृति की अवधारणा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए समान भाषा व समान सामाजिक संस्थाओं पर बल देते हैं। विल्किल्म के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार ने पूरी सूझबूझ के साथ सामाजिक संस्कृति का निर्माण किया है। तो क्या है, विल्किल्म का सामाजिक संस्कृति की अवधारणा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए समान भाषा व समान सामाजिक संस्थाओं पर बल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब विल्किल्म ने बहुसंस्कृतिवाद के 5 मॉडल बताए हैं। दोस्तों जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक उपराज्य। क्या है दोस्तों, एक उपराज्य। मैं इसको बोल दूंगा, आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना, इस समूहों के पास बहुमत होता है। इनके पास क्या होता है, बहुमत तो होता है। बहुमत होता है, बहुमत तो होता है, लेकिन क्या होता है, देश अपना राज्य नहीं होता, अपना राज्य नहीं है, अपना अपना राज्य नहीं होता है, अपना राज्य नहीं होता है, होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इनके पास बहुमत तो है, बहुमत है, ये मतलब बहुमत में है ये लोग। हो सकता है 20, 30, 40, 50% हो, लेकिन इनके पास अपना राज्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि भविष्य में अलग राज्य प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में अलग राज्य की मांग करेंगे ये, अलग अलग राज्य की मांग करेंगे, राज्य की डिमांड करेंगे, की मांग करेंगे ये। ठीक है ना, ये है आपका उपराज्य, राष्ट्र राज्य। ठीक है ना, इनकी इच्छा भी होती है कि भाई हमारा भी एक अलग राज्य हो, हमारी भी अलग पहचान हो। ठीक है, ये इस तरह का है। अब मूल निवासी है जो दोस्तों, क्या है, मूल निवासी। ये किसी राज्य के मूल निवासी होते हैं, ये होते तो मूल निवासी हैं। क्या होते हैं, मूल निवासी होते हैं किसी राज्य के, मूल निवासी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन बाहरी लोगों ने ताकत और चालाकी दम पे इनको, बाहरी लोगों ने, ठीक है ना, बाहरी लोगों लोगों ने चालाकी
ताकत के दम पर इनको का इनका 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 शोषण कर लिया या हाशिए पे ढकेल दिया, हाशिए हाशिए पर ढकेल दिया, इसको ढकेल दिया, ठीक है ना। मतलब जहां पे ये अपनी पहचान उनको खोने का डर है, ठीक है ना, ढकेल दिया है। ये राष्ट्र राज्य की मांग नहीं करते, राष्ट्र राज्य की मांग नहीं करते, राज्य की मांग तो नहीं करते, मांग नहीं करते, नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भाई हमें हमारे लिए एक अलग से राज्य बनाओ या एक राष्ट्र बना दो, नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, अपनी पहचान और मान्यता मान्यता बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों। चाहते चाहते हैं, ठीक है ना, चाहते हैं। क्या है दोस्तों कि मतलब ये कहते हैं कि भाई ये मूल निवासी होते हैं, मतलब ये शुरू से ही वहां पे अब जैसे क्या होता है अमेरिका के अंदर में, क्या था अमेरिका के अंदर में उसके मूल निवासी तो थे नहीं, बाद में यूरोप से जो लोग गए थे उसके अंदर तो वो उन्होंने वहां पे उसमें कब्जा करने की कोशिश की, है ना। तो ऐसे ही ये कहने का मतलब ये कि भाई ये मूल निवासी होते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, बसते हैं और चालाकी से, ताकत से इन लोगों पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, शासन करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं। तो मूल निवासी जो होते हैं वो कहते हैं भाई हमें अपना अलग राज्य नहीं चाहिए, हमें अलग राज्य नहीं बसाना है, हमें आप लोगों के संग ही रहना है, लेकिन हमारी पहचान बनी रहनी चाहिए, हमारी मान्यता बनी रहनी चाहिए, हमें अधिकार मिलने चाहिए। तो ये मूल निवासी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल की दो श्रेणियां हैं, उपराष्ट्र राज्य, इसमें बहुमत में तो लोग होते हैं लेकिन अपना उनका राज्य नहीं होता, और ये क्या कहते हैं भविष्य में अपने अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, चाहे ये बेशक बाहर से ही आके क्यों ना बसे हो। और मूल निवासी में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं मूल निवासी में होते हैं, लेकिन बाहरी लोग आकर बड़ी चालाकी और ताकत के साथ उनको क्या कर देते हैं, उनको हाशिए पे ढकेल देते हैं, उनकी पहचान का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये लोग राष्ट्र राज्य की मांग नहीं करते हैं, लेकिन ये अपनी पहचान और मान्यता का की बात करते हैं कि भाई हमें भी क्या होना चाहिए, हमें भी पहचान मिलनी चाहिए, हमारी मान्यता को समाप्त ना किया जाए। दूसरा क्या, अप्रवासी समूह मॉडल है। ये दूसरा क्या, अप्रवासी समूह मॉडल। ये वे लोग होते हैं जो हमेशा से आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अपना देश छोड़ते हैं। क्या होता है, आर्थिक कारणों से, आर्थिक आर्थिक राजनीतिक 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 कारणों से अपना देश छोड़ देते हैं, से अपना अपना देश छोड़ते हैं, देश छोड़ते हैं स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से। आर्थिक कारण जैसे नौकरी और बिजनेस व्यापार के चक्कर में, और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना क्या करते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरे देश में 4-4 5-5 वर्ष निवास कर जाते हैं, ठीक है। और अप्रवासी जो उनका जो नियम है ना, अप्रवासी नीति के तहत, ये अप्रवासी नीति के तहत नागरिक बन जाते हैं, उस देश के नागरिक बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं। इनकी इच्छा भी राष्ट्र निर्माण की नहीं है, ये राष्ट्र नहीं बनना, राष्ट्र निर्माण नहीं करना चाहते, राष्ट्र निर्माण की इच्छा नहीं होती है इनकी, नहीं है होती है इनकी, ठीक है ना। ये अपनी ये अपनी पहचान की बजाय बहुसंख्यक संस्कृति के साथ एकीकरण करना चाहते हैं, मतलब ये उनकी संस्कृतियों के साथ घुल मिल जाना चाहते हैं, ये उनकी संस्कृति के साथ घुल मिल जाना चाहते हैं, घुल मिल जाना चाहते हैं, घुल मिल जाना चाहते हैं। बताओ कौन सा, ये गलन पात्र है, ठीक है ना, गलन पात्र संस्कृति है,
संस्कृति कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है साथियों, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है अप्रवासी समूह मॉडल है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे वाला करते हैं। इसके बाद आपको कोई और लेक्चर या कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अलग थलग रहने वाले जातीय धार्मिक समूह, ठीक है, ये तीसरे प्रकार का है, ठीक है ना। अधिकांश अप्रवासी लोग बहुसंख्यक समाज के साथ सहभागिता व एकीकरण चाहते हैं, पर कुछ जो अप्रवासी समूह है ना, वो क्या करते हैं कि भाई खुद व्यापक समाज से अलग कर लेते हैं। कुछ अप्रवासी प्रवासी समूह खुद को खुद को क्या करते हैं? व्यापक समाज से अलग कर लेते हैं। समाज से अलग अलग कर लेंगे ये अपने आप को, ठीक है ना। क्या कर लेंगे? व्यापक समाज से अलग कर लेंगे। और क्या कहते हैं? ये अपनी इच्छा से नागरिक अधिकार त्याग कर देते हैं। अपनी इच्छा से नागरिक अधिकारों का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये लोग क्या होते हैं, ये कुछ प्रवासी समूह ऐसे होते हैं जो समाज से अपने आप को अलग करके रखते हैं, अपना समाज में घुलना मिलना। जैसे अप्रवासी समूह मॉडल में क्या था, गलन पात्र संस्कृति थी, उसकी तरह इसमें घुलते मिलते नहीं है। ये अपने आप को क्या करते हैं, बिल्कुल समाज से अलग थलग रखते हैं। और जो नागरिक सुविधाएं होती हैं या जो नागरिक अधिकार दिए जाते हैं ना, उनको भी ये नहीं अपनाते हैं, ठीक है ना, उनको नहीं अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अमीश जो लोग हैं ना, अमीश ये एक संप्रदाय है, अमीश संप्रदाय या अमीश या एक जाति है, अमीश अमीश अमीश। ये क्या करते हैं, 16 साल के जब वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं ना, के बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाते नहीं है, उनको उनको पढ़ाते नहीं है, नहीं है। अगर मान लो कहीं क्या बोलते हैं, किसी किसी दूसरे देश के अंदर अमीर जाति के लोग जाएंगे जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, ठीक है, और वो जब तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ये उसका क्या बोलते हैं शिक्षा का अधिकार के तहत होगा, तो भी ये लोग नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या है, ये उस नागरिक अधिकार का, शिक्षा के नागरिक अधिकार तक का ये क्या कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं मानते हैं। अब एक शब्द आया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को पढ़ के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा मैट्रिक्स मॉडल से, पक्का। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ना, वेस्टर्न थिंकर में है ये, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग माइकल वॉल्जर ने किया है। किसने? माइकल वॉल्जर ने इसका शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब ये ना प्राचीन यूनान से जुड़ा हुआ है, ये शब्द प्राचीन यूनान से जुड़ा हुआ है, प्राचीन, याद आया, प्राचीन यूनान से जुड़ा हुआ है। अब जो ये है ना कि पोलिस, आप अरस्तु के टाइम और उसका प्लेटो का टाइम याद करेंगे तो पोलिस, जिसे नगर राज्य क्या कहा जाता था, पोलिस को क्या कहा जाता था, नगर राज्य, नगर राज्य, राज्य जिसमें क्या था कि लंबे समय से इस पोलिस नगर राज्य में लंबे समय से जो पोलिस की नागरिकता से बहिष्कृत थे, जिन्हें मतलब नागरिकता नहीं मिली थी, जिन्हें क्या नागरिकता नहीं मिलती थी, नागरिकता नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी, उनको मैट्रिक्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता था, मैट्रिक्स कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहलाते थे, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स जो है ना, इन लोगों को नागरिक बनने की सुविधा नहीं दी जाती, इनको नागरिक बनने की सुविधा नहीं दी जाती, नागरिक बनने की सुविधा
सुविधा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। हो सकता है वहां पे नागरिकता का कानून इतना कड़ा हो कि भाई 4-5 साल रहने के बाद ऐसे मापदंड हो कि जो पूरा ही ना कर पाए, ठीक है ना। तो यूनान में क्या था कि यूनान में वैसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे व्यापारी थे और दास थे जो कई वर्षों तक वहां तक रह भी जाते थे, लेकिन फिर भी उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही मैट्रिक्स मॉडल है। मैट्रिक्स मॉडल के अंदर क्या बोलते हैं कि ये लोग बेचारे बनना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलती नहीं है। और इससे ये अलग थलग रहने वाले जातीय धार्मिक समूह थे। ये क्या थे दोस्तों कि ये इन्होंने नागरिकता को नागरिकता के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दिया, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से छोड़ दिया, छोड़ दिया। और यहाँ क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स मॉडल में क्या है कि ये बेचारे लंबे समय से रह तो रहे हैं उस राज्य के अंदर में, उस देश में लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन इनको नागरिकता नहीं मिलती है, इनको नागरिकता दी नहीं जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आखिरी वाला और देख लेते हैं। ये अफ्रीकी अमेरिकी मॉडल दोस्तों, ठीक है ना। तो काले लोगों को अमेरिका में विदेशी या बाहरी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये गोरों के साथ वहां आए थे। जब यहाँ गोरे अमेरिका में गोरे गए थे तो ये अपने साथ काले भी ले गए थे, काले भी ले गए थे, ठीक है ना। ये काले दासों अश्वेतों को दासों के रूप में ले गए थे, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई ये काले लोग क्या हैं, ये भी ये नस्लीय पृथकीकरण का शिकार हैं। नस्लीय 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 गलत लिख दिया क्या, नस्लीय मैंने, हाँ गलत लिख दिया है। तो ये क्या है कि इसके अंदर कालों को गोरे कहाँ ले गए, अमेरिका ले गए। तो ये दोनों ही वहां के क्या हुए, मूल निवासी हुए। दोनों दोनों वहां के मूल निवासी हुए, साथ साथ गए थे दोनों। लेकिन जो काले हैं ना, ये बेचारे क्या हुए, नस्लीय 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 पृथक्करण का शिकार हो गए, का शिकार हो गए दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो गए, शिकार हो गए। और इसके लिए क्या है कि भाई इनके लिए क्या है कि भाई अलग से ना मुआवजा किया जाना चाहिए, इनको मुआवजा मुआवजा मिलना चाहिए। क्या हो, ऐतिहासिक मुआवजा, जो अतीत में अन्याय हुआ है, अतीत के अन्याय के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा या विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है ना। इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी करनी चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलनी चाहिए, है ना, गारंटी मिलनी चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है ना, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, अफ्रीकी अमेरिकी मॉडल है दोस्तों, ठीक है। उसके दोस्तों बाद ये कुछ इंपोर्टेंट वो है वाक्य हैं, इनको याद रख लेना। विभिन्नता की राजनीति की बात कौन करता है, मरियम यंग करती है। मान्यता की राजनीति की बात कौन करता है, चार्ल्स टेलर करते हैं। उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद, तो उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद आ जाए ना, उदार का नाम सुनते ही गिल की भूमिका को याद रख लेना। और संवाद आधारित बहुलवाद का समर्थक भिखु पारेख करते हैं, ठीक है ना। संवाद का बात करते ही भिखु पारेख। बहुसंस्कृतिवाद संविधानवाद, तो ये तो जन्मदाता है, इसके क्या है, जन्मदाता है। इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी बहुसंस्कृतिवाद तो शीकुकथास, ठीक है ना, ये करते हैं, ठीक है ना। और गणतंत्रवाद जो है वो क्या करता है, राजनीतिक अधिकारों की बात करता है। समाजवाद क्या करता है, पुनर्वितरण की राजनीति की बात करता है। और बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है, मान्यता की राजनीति की बात करता है। तो दोस्तों ये एक लंबा चैप्टर था, लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है,
बता सकता है। मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, अगर कोई पॉइंट या कोई बिंदु नहीं समझ में आया हो या मैं ना समझा पाया हूं तो मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों एक काम हरदम आप करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ये तीनों काम आप कर दीजिए बस, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये चैनल कोई पैसा धन दौलत कमाने के लिए नहीं बनाया है। मैंने ये चैनल बनाया है जो वो लोग, जो बच्चे हाई एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस में हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, जो पीएचडी में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, उनके लिए बनाया है। तो आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियो काम बना सकूं। और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकूं जो फ्री में आप लोगों को पढ़ा सकें, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।